हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जैसा कि इसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन वर्ड बना है एस्टिमेट से। एस्टिमेट मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए पहले से कुछ हिसाब किताब लगाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से बाहर निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये सामान 100 रुपये का है। हो सकता है वो सामान 80 रुपये में आए, लेकिन अगर 80 रुपये में आएगा तो आप 100 रुपये लेकर के निकलते हैं, और अगर 500 रुपये का आएगा तो आप 600 रुपये लेकर के निकलते हैं। थोड़ा सा मार्जिन मनी भी रखते हैं। तो एस्टिमेशन बनाने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास में कितना बजट है और हमें कितना उसमें से खर्चा करना है। अच्छा, एस्टिमेशन यहाँ पर सिर्फ पैसे का ही नहीं, आप एस्टिमेशन किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। जैसे किसी वर्क को करने में कितना वक्त लगेगा, किसी भी वर्क को करने में कितने क्या क्या हार्डवेयर्स लगेंगे, किसी भी वर्क को प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, इन सभी का एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में यही चीज़ आपको समझनी है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, स्लाइड में लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वेरियस रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो वेरियस रिसोर्सेज है, इस वेरियस रिसोर्सेज मीन्स होता है कॉस्ट, कि क्या कॉस्ट लगेगी। अब भाई ये कंपनी है, कंपनी, जाहिर सी बात है किसी भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, वो एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी, ठीक है। अब उस एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे जो वो वर्क कर रही है, तो उसमें हर प्रोजेक्ट में उसको एडवांस पैसा तो मिला नहीं होगा कि एडवांस पैसा मिल जाए। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें उसको कुछ पैसा मिला होगा, थोड़ा सा उसको मनी इकोनॉमिकल हेल्प हुई होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स बन के तैयार होने वाले होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी बनने होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अभी एग्रीमेंट करने होंगे कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम करा जाए कि ना करा जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करती रहती है। और ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक बार कर लिया तो फिर वो नहीं करेगी। वो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, या वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नीडेड, द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज डन बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एस्टिमेशन है प्रोजेक्ट का, वो क्या एस्टिमेट करता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वेरियस रिसोर्सेज। वेरियस रिसोर्सेज में कॉस्ट है, हार्डवेयर है, मैन है, एंड मैन मतलब द स्टाफ, ओके। तो वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन फॉर ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। और ये कह रहा है कि इट इज सेड दैट इट इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मीन्स कि आपको जो एस्टिमेशन करना है ना, वो रफली नहीं करना है, एग्जैक्ट एस्टिमेशंस होने चाहिए। आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक एस्टिमेट लगाया कि हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें 20 प्रोग्रामर्स की टीम लगेगी। तो 20 प्रोग्रामर्स मीन्स 22 या 18 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा तो आपको यू नीड 40 प्रोग्रामर्स, तो अब आप अचानक से 20 कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉन इफेक्टिव। लेकिन अगर 20 हमने कहा है, तो जब हम प्रोजेक्ट बनाने लगे अगर 20 ही लग रहा है तो इट्स गुड। 21 या 2 लग रहा है तो 1 और 2 प्रोग्रामर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इजीली। या 18 अगर लग रहा है तो 2 हम 2 को मार्जिन मान लेंगे, ठीक है। जैसे किसी सामान को हम लेने गए, तो हमने कहा कि हमने एस्टिमेट करा कि ये सामान हमारा 10,000 में आएगा। तो अब जब एक्चुअल बिल बना तो वो 10,000 का बना, तो इट्स वेरी गुड। 9,600 का बना तो हमने 400 बचा, तो 400 हमने मार्जिन मान लिया कि मार्जिन एस्टिमेशन था हमारा। लेकिन अगर बिल हमारा 20,000 बन जाए तो इट इज़ नॉन इफेक्टिव, इट इज़ वेरी बैड प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो हमें प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कैसा करना है, इफेक्टिव करना है, मतलब गुड
प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहा है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर है? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज next in the slide you are seeing two main point to understand। दो चीज़ें समझने के लिए। एक तो देखो एस्टिमेशन में सीधा सीधा एस्टिमेशन अगर हम कहें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, एक होता है कि एस्टिमेट करना है हमें अंडर, दो पॉइंट्स है, अंडर स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग जो है ये बैड एस्टिमेशन कहलाता है कि हमने क्या करा, कम स्टाफ रख लिया। तो कम स्टाफ रखने की वजह से हमें जो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होगी या जो चीज़ें हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो हम क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अंडर स्टाफिंग इज डन देन we get the low quality deliverables। okay, and next point, project misses the target deadline leading to the customer dissatisfaction मीन्स अगर अंडर स्टाफिंग का मतलब होता है वही कि हमने कहा हमें 20 प्रोग्रामर चाहिए और एन मौके पे पता चल रहा है कि हमें 40 रिक्वायरमेंट्स थी प्रोग्रामर की, तो ये अंडर स्टाफिंग हो गया। मतलब किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें 10 मैन पावर्स चाहिए थे लेकिन एन वक्त पर 20 मैन पावर्स चाहिए होते हैं, तो 10 की कमी पड़ गई ना, तो ये हो गई अंडर स्टाफिंग। इसकी वजह से क्या होगा, हमें 10 में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब अचानक से तो 10 स्टाफ या 10 प्रोग्रामर्स हमें मिलेंगे नहीं। तो हमें क्या करें फिर, उससे क्या होगा, अब जो काम 20 लोग करने वाले थे वो काम अब 10 लोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्वालिटी से हमें समझौता करना पड़ेगा। तो लो क्वालिटी डिलीवरेबल्स एंड प्रोजेक्ट मिसेस द टारगेट डेडलाइन। और डेडलाइन जो होती है यानी कि जब हमें सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को देना था वो भी डिले हो जाएगा, क्योंकि जिस वर्क को कम लोग करेंगे और वो वर्क था बड़ा, तो बड़े वर्क को अगर कम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये डेफिनेटली ये होना ही है कि हमें प्रोजेक्ट डिलीवरी में डिले होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ सर्विस। तो इस पॉइंट से क्या होगा, इस चीज़ से क्या होगा, इट विल लीड द लॉस क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, लॉस होगी। मतलब कंपनी की द गुडविल बिकम बैड, कंपनी की बैड गुडविल होगी। तो ये इट इम्पैक्ट वेरी बैड ऑन द क्लाइंट्स। तो अंडर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओवर स्टाफिंग। अब आपको एस्टिमेशन में ओवर स्टाफिंग भी नहीं करना है। ओवर स्टाफिंग का मतलब हुआ, हमने कहा कि भाई हमें 50 प्रोग्रामर्स लगेंगे। हमने एस्टिमेट करा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर, इसमें 50 प्रोग्रामर्स लगेंगे। अब वर्क शुरू हुआ, पता चला वो जो वर्क है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ 10 प्रोग्रामर्स का ही है। तो जो अब 50 प्रोग्रामर्स आपने तो टीम बना ली है और वर्क सिर्फ 10 ही कर रहे हैं उसमें से, तो बाकी बचे 40 वो क्या करेंगे, उनकी आप सैलरी देंगे, उनकी आप क्या कहते हैं, जो भी उनके इंसेंटिव्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे। उन पे जो रोज़ाने के रिकरिंग एक्सपेंसेस आएंगे, यानी कि रोज़ाना का जो खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी अननेसेसरी, क्योंकि आप को जो आपने कॉस्ट बनाई है कि प्रोजेक्ट पे हम इतना कॉस्ट लगाएंगे, तो आपने ओवर स्टाफिंग की वजह से 40 प्रोग्रामर्स पे आप एक्स्ट्रा इनकम, अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी, और ये कंपनी की कम्पिटिटिवनेस को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कि इससे आप अदर कंपनी से आपकी कंपनी जो है वो लॉस में जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा क्या कहते हैं करेंगे कि जिससे आपकी जो गुडविल है वो और बैड हो जाए। तो दोनों ही चीज़ों में आपकी गुडविल बैड हो रही है। कंपनी की गुडविल क्या हो रहा है, अंडर स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मेनली इनकम्पासेस द फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में ज़रूरी होते हैं। these steps are estimating the size of project। साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स मीन्स होता है कि प्रोजेक्ट कितने महीने में ख़त्म हो जाएगा या कितने साल में ख़त्म होगा। दैट मीन्स एनी प्रोजेक्ट टेक मंथ्स और it will finish in quarter
it will finish in half yearly, or it will finish in year or more than a year. It depends on the project complexity or length of the project. Next point is estimating the LOC. LOC is what? Line of कोड. लाइन ऑफ कोड मीन्स होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्राइम नंबर का जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जितनी लाइन ऑफ कोड, जितने इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक पूरी लाइन को आप काउंट ऐसे कर लीजिए, जैसे आपने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना है तो आपने एक टर्मिनेटर लगाया, ठीक है, तो वो एक लाइन ऑफ कोड मानी गई। फिर आपने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया और टर्मिनेटर लगाया, तो ये 2 लाइन ऑफ कोड हो गया। फिर आपने कुछ इसके इनपुट कराया, मान लीजिए स्कैनफ लगा करके आपने टर्मिनेटर लगाया, तो जितने भी आप टर्मिनेटर लगाते जा रहे हैं उतनी लाइन को काउंट करता है कंपाइलर, तो आपकी उतनी लाइन्स हो गई, तो उसी को हम लाइन ऑफ कोड कहते हैं। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए लाइन ऑफ कोड कि कितने कोडिंग्स आप लिख रहे हैं। तो उसको जैसे आपका वो नहीं होता है, आप टाइपिंग कराने जाते हैं तो वो पेज के हिसाब से कि भाई 2 पेज अगर हम लिखेंगे तो 20 रुपये लेंगे, 3 पेज लिखेंगे तो 30 रुपये लेंगे, 10 रुपये पर पेज है। तो आपने कहा अच्छा 2 ही लाइन लिखनी है, तो तब भी वो एक पेज का आपसे 10 रुपये ले लेगा। तो एक पेज में मान लीजिए 10 लाइन आती है, तो एक तरीके से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 1 रुपये एक लाइन का 1 रुपये ले रहा है वो। तो एक पेज में 10 लाइन आई तो एक पेज का 10 रुपये हुआ। तो जैसे टाइपराइटर लेता है पैसा, उसी तरीके से एस्टिमेटिंग लाइन ऑफ कोड्स। तो लाइन ऑफ कोड के 2000 कोड्स हैं, 10,000 कोड्स हैं, 20,000 कोड्स हैं, 1 लाख कोड्स हैं, 2 लाख कोड्स हैं, उसी को हम लाइन ऑफ कोड कहते हैं, LOC। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटिंग द फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट मतलब होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारी फंक्शनल पॉइंट्स में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर में फंक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज़ या आप किसी शॉपिंग मॉल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल के सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कि आप ये बनाना, उसमें कई सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी क्लाइंट की। लाइक क्लाइंट चाहता है बिल निकल आए, तो बिल का निकलना एक फंक्शन पॉइंट है। क्लाइंट ये चाहता है, यानी कि जो भी आप शॉपिंग मॉल का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो वो चाहता है कि हमें ये पता चल जाए एट द एंड ऑफ द डे कि आज कितना ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये दूसरा फंक्शन पॉइंट हो गया। तीसरा फैसिलिटी हमको चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये बता दे कि इन्वेंट्री में कितने कितने आइटम्स बचे हुए हैं, तो एक तीसरा फंक्शन पॉइंट हो गया। ये भी फंक्शन पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो हमें फीचर्स, क्लाइंट को जितने फीचर्स चाहिए वही उसका फंक्शन पॉइंट होता है। क्लियर है? एस्टिमेटिंग द फंक्शन पॉइंट, तो क्लाइंट को कितनी चीज़ें चाहिए। जैसे आपने कहा मैं यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो हम चाहते हैं स्टूडेंट की डिटेल्स आए, तो एक फंक्शन पॉइंट हो गया। ये फंक्शन पॉइंट्स जो है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट द क्लाइंट। तो जैसे क्लाइंट ने कहा कि हमको स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए, एग्ज़ामिनेशन की डिटेल चाहिए, इस सैलरी का डिटेल चाहिए, और प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहिए, पास आउट स्टूडेंट्स की डिटेल हमें चाहिए, हमें अलग अलग जितनी फैकल्टीज़ हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स चाहिए। तो ये सारे, अब एडमिट कार्ड प्रिंट होना चाहिए, जो भी मार्कशीट्स हैं वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, फ़ी रिसीप्ट प्रिंट होनी चाहिए। तो ये सारे फंक्शन पॉइंट्स कहलाते हैं। तो एस्टिमेटिंग द फंक्शन पॉइंट्स, तो एस्टिमेटिंग द फंक्शन पॉइंट्स मीन्स के आप जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम एस्टिमेट कर लेंगे। लमसम 20 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, 30 है, 40 है, 50 है, जितनी भी एन नंबर ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग एफर्ट बेस्ड ऑन मैन मंथ, मैन डैश मंथ और मैन आवर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको एक महीने में कितने मैन चाहिए। मैन का मतलब यहाँ मैन पावर से है, यहाँ मैन वुमेन भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ गर्ल कुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बॉय कुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गर्ल और बॉयज़ दोनों ही इस तरह के स्टाफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैन का मतलब हो गया मैन पावर, ठीक है। यहाँ पे मैन मतलब कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है कि यहाँ पे मैन लगा है वुमेन क्यों नहीं लगा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि महिला उत्पीड़न वाले यहाँ केस कर दें कि मैन लगा है वुमेन नहीं लगा है, बताइए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में वुमेन को नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैन एक कॉमन जेंडर मान लीजिए इसको। मैन मीन्स इस
मैन पावर, अब मैन पावर आपके मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, खैर ये डिस्कशन तो अलग हो गया। एस्टिमेटिंग एफर्ट बेस्ड ऑन मैन मंथ और मैन पर आवर मींस, आप इसको ऐसे मान लीजिए, मैन पर मंथ मतलब कितना मैन पावर एक महीने में लग रहा है, या एक घंटे में किसी भी काम को करने के लिए कितना मैन पावर लग रहा है, इसको हम कहते हैं मैन मंथ और मैन आवर्स। जैसे कोई काम है, जैसे डिज़ाइनिंग करनी है सॉफ्टवेयर की, उसमें कहा कि ये 4 लोगों की टीम डिज़ाइनिंग करेगी, अब उन्होंने 5 घंटे तक डिज़ाइन करा, तो पर आवर क्या निकालेंगे, 4 पर्सन पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिज़ाइनिंग में मान लीजिए कि 15 लोगों ने काम करा है एक महीने तक अलग अलग, तो टोटल एक महीने में कितने लोगों ने काम करा, 15 पर्सन्स ने, तो 15 पर्सन पर मंथ। ओके, मैन मंथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, मैन मंथ इज एन एस्टिमेट ऑफ पर्सनल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। वही पर्सनल रिसोर्सेज मीन्स हो गया मैन पावर, द मैन पावर रिसोर्सेज, कि कितने एम्प्लॉइज कह लीजिए, सिंपल है, एम्प्लॉई एक टर्म दे सकते हैं कि कितने एम्प्लॉई ने काम करा, ठीक है। कौन कौन से एम्प्लॉय ने किस पे काम है, एनालिसिस के लिए कितने एम्प्लॉयज़ लगे, या कितने प्रोग्रामर लगे, कितना ह्यूमन बीइंग लगा एनालिसिस के लिए, डिज़ाइन के लिए, कोडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मीटिंग्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, पूरी कंपनी है तो जाहिर सी बात है उसमें मैन पावर होगा। तो एक प्रोजेक्ट पे कितने लोगों ने काम करा, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे हमें प्रोजेक्ट की रियल कॉस्ट तभी समझ में आएगी। मान लीजिए कि जैसे पेप्सी की कंपनी है, अब पेप्सी आपको मार्केट में मान लीजिए कि 30 रुपए की, आपको 30-35 रुपए की आपको आधा लीटर की मिलती है 5 ml की, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट उसकी देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि वो 35 रुपए का उसके अंदर पानी होता है, और 35 रुपए में आपको वो बॉटल मिल रही है, और उस पर जो बॉटल मिल गई, क्या 35 रुपए की कॉस्ट आएगी उस पर? अगर आप सही से उसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो आपको 1 से 1.5 रुपए की बॉटल पड़ेगी, और मुश्किल से जो अंदर का पानी होता है, वो पानी जो वाटर अंदर मतलब कोल्ड ड्रिंक कह लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक है तो वो मुश्किल से 1-2 रुपए की होती होगी, तो कुल मिला के 3-4 रुपए की आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन 35 रुपए की मिल रही है, इतनी महंगी क्यों मिल रही है? चलो भाई 3-4 रुपए लगा था, मान लेते हैं 5 रुपए लगा था, 6 रुपए की बेच दें, 7 रुपए की बेच दें, 10 रुपए की बेच दें, 35 की क्यों बिकती है? क्योंकि एस्टिमेशन करा जाता है क्या, कि उस बोतल को बनाया जिस मशीन पर है, उस मशीन की मेंटेनेंस, जहाँ पे पैकिंग हुई है उस मशीन की मेंटेनेंस, जिस पर्सन ने उस बॉटल को उठा करके पैकेट में रखा होगा उसकी सैलरी, उस पे बनाने वाली बिजली जो खर्चा हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुई है उसका बिल, उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला चार्जेस, टैक्सेस को देने वाले चार्जेस, इस तरह के तमाम चार्जेस को जोड़ते 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 बॉटल की जो कॉस्ट है वो पहुंच जाती है तकरीबन 20 से 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए। फिर उसमें कुछ एक प्रॉफिट मनी भी जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है तो क्यों बेचना है, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना मॉनेटरी टर्म में, कि भाई हमने 10 रुपए की कोई चीज़ बनाई तो हम चाहेंगे कि उस पर हमें 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए मिले, यानी कि प्रॉफिट मिले, तो इसलिए वो होता है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह का लाइन ऑफ कोड, प्रोजेक्ट का साइज, एफर्ट बेस्ड ऑन मैन मंथ्स, ओके, तो इन सब चीज़ों से हमें एग्जैक्ट एस्टिमेशन पता चलता है, तो हम प्रोजेक्ट की फाइनली प्रोजेक्ट की कॉस्ट को सेट कर सकते हैं, ओके। तो उसी से तभी तो हमें वो बेनिफिट मिलेगा, कि अगर हमने मान लीजिए कि क्लाइंट से बात हुई कि ठीक है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में 2 लाख रुपए खर्चा, 2 लाख रुपए हम देंगे, क्लाइंट ने कहा, तो अब इस 2 लाख को पूरा आप लगा देंगे? भाई आप चाहेंगे कि हम इसमें कम से कम लगाएं तो हमें ज़्यादा, जैसे आपने कहा हम 1.5 लाख लगाएंगे 50,000 बचा लेंगे, 1,60,000 लगाएंगे 40,000 बचा लेंगे, 1,70,000 लगाएंगे 30,000 बचा लेंगे, तो ये जो 30,000 लास्ट में जो प्रॉफिट बचा रहे हैं, इसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है, गुड एस्टिमेशन होना चाहिए, इफेक्टिव एस्टिमेशन होना चाहिए। नहीं तो हमें पता चला कि जितना क्लाइंट ने दिया है उतना या उससे ज़्यादा लग गया, तो हम माइनस में चले जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट उसी में कुछ पॉइंट्स और हैं। द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मेनली इनकम्पासेस द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ और स्टेप्स हैं, लाइक एस्टिमेटिंग शेड्यूल इन कैलेंडर, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हाउ मच डेज, हाउ मच मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने दिन, कितने महीने, कितने ईयर्स आपको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेंगे, टोटल मैन मंथ्स रिक्वायर्ड एंड मैन पावर एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट, ये लाइन तो आपको क्लियर है। ड्यूरेशन इन कैलेंडर मंथ,
तो टोटल मैन मंथ्स यानी कि एक महीने में जितने भी टोटल लगने वाले काम डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर एलोकेटेड। टोटल जितना भी एलोकेट करा गया है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए निकाला जा रहा है ये, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ये आएगा, ठीक है। In this slide, the points are in a commercial एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि जो कॉमर्शियल और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मतलब आप ही की सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसा कि हमने क्लास में बोला था, हर स्टूडेंट्स अपने आप को एक सॉफ्टवेयर कंपनी मान ले। तो कितनी आप स्टूडेंट्स ही क्लास में कितने सारे हैं, अब कितनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनी तो हमारे क्लास में ही हो गई। तो ये एक दूसरे में कंपटीशन भी होगा कि हम अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सस्ता सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम बेहतर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। कोई कहेगा हमारे फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, इसी को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लाइक इन्फोसिस भी है, HCL भी सॉफ्टवेयर बनाती है, TCS भी सॉफ्टवेयर बनाती है, सेपिएंट भी सॉफ्टवेयर बनाती है, यू सर्टिफाई भी सॉफ्टवेयर बनाता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर, ओएसएस क्यूब भी बनाती है, OSS क्यूब, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट भी बना, बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, रेड हैट है, जावा है, ये सब भी कंपनीज हैं। दे आल्सो मेकिंग द सॉफ्टवेयर। बहुत सी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इन सब में आपस में, जैसे एंड्रॉयड की बहुत सारी कंपनी होंगी जो अलग अलग एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप के कंपनी में आपस में क्या कहते हैं, कंपटीशन चलता रहता है। लाइक अब जैसे मोबाइल्स हैं, अब मोबाइल में ऐप पड़ी रहती हैं, सारा एंड्रॉयड पे काम होता है। जितने भी एंड्रॉयड्स हैं, चाहे रियलमी का आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे वीवो का ले लीजिए, चाहे ओप्पो का ले लीजिए, तो हर एक किसी ना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऐप बनवाता होगा। तो आपस में कंपटीशन हो गया, इसी को हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन अ कमर्शियल एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज क्रूशियल फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। क्रूशियल मीन्स होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, विच software project estimation is crucial, very important for managerial decision making। कि अगर हमें सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें ये एस्टिमेशन से ये पता चल जाएगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, हमें इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम कम से कम अपनी कॉस्ट लगाएंगे ताकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिले। Project estimation and tracking help to plan and predict future projects। किसी भी प्रोजेक्ट में जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे को अगर हम अच्छी प्लानिंग लेकर के चलते हैं, अच्छे से उसको उसमें अगर हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो होगा क्या कि फ्यूचर में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, उनके अच्छे और अच्छे प्लान्स बना सकते हैं अगर हम बेस्ट एस्टिमेशन करें तो। एंड प्रोवाइड बेसलाइन सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। और ये डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने मार्केट में गए, आपने दो शर्ट्स हैं, अब दो शर्ट्स में से कौन सी शर्ट लेंगे, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेट पे, क्वालिटी पे, कलर पे, ड्यूरेबिलिटी पे, आप पे कैसा लगता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। सिर्फ दो शर्टों के बीच में इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक कंपनी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो उसको भी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, अगर वो इफेक्टिव प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अगर नहीं करेगा तो वो डिसीजन मेकर नहीं बन सकता है। वो ऐसे ही अगर बैड प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करेगा तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, गुडविल भी लॉस होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट एस्टिमेशन किया जा सके जिससे कंपनी को डिसीजन लेने में आसानी हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड फॉलोइंग पॉइंट्स डिपिक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। इस टेबल को आप भी अपने कॉपी में बना लीजिए, और इसमें एक्टिविटीज़ हैं और टास्क इन्वॉल्व है कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सी टास्क करनी होती है। लाइक प्लानिंग है, तो प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन, प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड बजटिंग द प्रोजेक्ट। अगर एक्टिविटी कंट्रोलिंग है, नेक्स्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग है तो टास्क इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, साइज मैट्रिक्स एंड शेड्यूल मैट्रिक्स हेल्प द मैनेजर टू कीप कंट्रोल of the project during estimation. It comes under the controlling, monitoring और improving। इसमें क्या आएगा, metrics
are used to monitor progress of the project and wherever possible sufficient resources are allocated to improve. अगर आपको स्लाइड को में लेटर्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम आपको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। एक्टिविटी है प्लानिंग, प्लानिंग के आगे लिखा हुआ है कॉस्ट एस्टिमेशन, प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, कॉमा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड बजटिंग द प्रोजेक्ट। फिर एक्टिविटी है कंट्रोलिंग, इसके सामने में लिखा हुआ है टास्क इन्वॉल्व, साइज मेट्रिक्स एंड शेड्यूल मेट्रिक्स हेल्प द मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट एक्टिविटी लिखी है मॉनिटरिंग और ऑब्लिक इम्प्रूविंग, इसके सामने में लिखा हुआ है मेट्रिक्स आर यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेयर एवर पॉसिबल सफिशियंट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इम्प्रूव। इसमें एक वर्ड बीच बीच में यूज हुआ है मेट्रिक्स। मेट्रिक्स मीन्स होता है मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट क्या कर रहा है, एस्टिमेशन, तो उसी को कह रहा है। मैट्रिक्स मीन्स होता है मेजरमेंट, लाइक जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है। कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये मेजरमेंट। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ये मेजरमेंट हो गया। इट इज मेट्रिक्स। तो ये मेट्रिक्स, दीज मेट्रिक्स हेल्प द प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। क्लियर? दिस इज लास्ट स्लाइड, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। इसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में आपको यू नीड द यूज़र रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, एंड यू नीड शेड्यूल, एफर्ट एंड कॉस्ट। ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है। इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपका ये एग्ज़ाम में आता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट नोट डाउन द फिगर, ड्रॉ द फिगर इन योर कॉपी। तो आपको एक इस फिगर से आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।